आप इंडिया में आए तब कितनी उम्र आपकी थी और क्या हालात आपने उस वक्त देखे? मैं उस टाइम 6 साल का था। कुल मिलाकर निज़ाम भी फेल हो चुका था, जिस कारण हम लुट खुट कर बाई ट्रेन पहुंचे थे। मिट्टी के तेल के कनस्तर औरतों को दिए हुए थे कि अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो आपने सती हो जाना है। आप यहाँ हिंदू धर्म में जी रहे हैं, वहाँ वो क्या हिंदू धर्म को ही वहाँ पर अपनाया उन्होंने? नहीं, वो जो है वहाँ मोमडन बन चुके थे। टाइम पे जब आप इंडिया आए तो वो आपका फैसला सही था, आप इंडिया आए? देखिए, यहाँ आना फैसला सही था। जेबीटी की करनाल से, और मैं टीचर लगा सन 1961 में। 60 रुपये बेसिक पे थी और 40 रुपये उसमें महंगाई मिलती थी। 100 रुपये साल की तरक्की 4 रुपये थी। रिटायरमेंट जब आपकी हुई तब कितनी सैलरी थी आपकी? रिटायरमेंट के टाइम कुल मिलाकर मुझे 12,000 मिलते थे। आधी पेंशन बनी 6,000 रुपये, और आज के दिन मेरी पेंशन 49,000 है। अक्सर लोग अपनी नौकरी से परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं, उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसी नौकरी की जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि नौकरी हो तो ऐसी, और आप भी कुछ ऐसी ही नौकरी करना चाहेंगे। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर श्याम दयाल, जिन्होंने अपने जीवन की जब पहली नौकरी की तब वो मास्टर बने, और उनकी पहली सैलरी 100 रुपये थी, और उसके बाद जो है वो 12,000 रुपये पर जो है रिटायर्ड हुए और उनको पेंशन मिलना शुरू हुई। और आज उनकी पेंशन की अगर बात करें तो उनको 49,000 यानी 50,000 के आसपास उनकी पेंशन आ रही है। और उनकी इस इंटरेस्टिंग जो है स्टोरी के बारे में आज हम आपको रूबरू कराएंगे। मास्टर श्याम दयाल हमारे साथ मौजूद हैं। ये पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं, और जब गदर मूवी आपने देखी होगी, जो गदर मूवी में दर्शाया गया, फिल्माया गया है, वो गदर मूवी के सारे सीन इनकी आंखों के सामने रियल लाइफ में इन्होंने देखे हैं, वो सब अनुभव किया है। किस प्रकार से ये पाकिस्तान से इंडिया में आए, किन कारणों की वजह से आए। आज इनके एक भाई पाकिस्तान में आज रहते हैं, हालांकि इनका आधा परिवार जो है वो पाकिस्तान से इंडिया में आ गया था जब गदर मचा था। पाकिस्तान ने खूब लूटमार उस वक्त की थी, वो पूरा हाल हम मास्टर श्याम दयाल से जानेंगे। सर, बहुत बहुत पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, आपने नौकरी की, कैसे नौकरी की शुरुआत हुई, कैसे आप पाकिस्तान से इंडिया में पहुंचे? हम पाकिस्तान से जब आए 1947 में, तो हमारा पहला कैंप कुरुक्षेत्र में लगा। कुरुक्षेत्र के बाद हम वहाँ एक गांव रायतकाना पड़ता है, मेरे पेरेंट्स वहाँ चले गए और उस रायतकाना में हम रहने लगे। कुछ दिन रहे थे, 2-4 महीने। वहाँ एक परिवार मुसलमानों का जो लोहार थे रह चुका था। वो पार्टीशन के टाइम अभी चल तो रही थी। मेरे बड़े भाई राम दयाल, हम 3 भाई हैं थे। बड़े भाई राम दयाल, उसके बाद जय दयाल जो कि पाकिस्तान में है, और तीसरे नंबर पर मैं सबसे छोटा था, श्याम दयाल। 3 बहनें हैं, हम 6 भाई थे, मतलब कुल 6 संतान थी हमारे पिताजी की। और वो रह तो गए थे और हिंदू बनकर रह रहे थे यहाँ जो रायतखाना में थे। बाबू नाम था लोहार का। वो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हम जाना तो चाहते हैं, लेकिन लड़ाई छिड़ी हुई है और हमें ख़तरा है। मेरे भाई बड़े जो राम दयाल थे, उन्होंने उनको करनाल कैंप में पहुंचाया और वो वहाँ से चले गए। जाते हुए वो हमें कुछ 2-4 गौएँ और 1-2 रेड़ू थे, वो दे गए। उसके बाद हमारा वहाँ से जैसे जैसा सरकार का आर्डर होता रहा, हमारा कैंप दूसरा अपना पानीपत लगा, जो पुरानी तहसील है उसके सामने जी। हाँ जी, उसके सामने कैंप था। और आज भी ये सारा, पीछे भी थे वैसे, हम पहले रह रहे थे, सामने रह रहे थे, जो आजकल भी तहसील कैंप कहलाता है। ये एरिया था, वहाँ रहे। वहाँ से हम बाद में जैसे जैसे अलाटमेंट हुई तो हम उरलाना खुद चले गए। वहाँ हमें कच्ची अलाटमेंट हो गई थी। कच्ची अलाटमेंट होने पर हम कई सालों
4-5 साल उड़ाना रहे, 6 साल। और फिर हमारे कुछ रिश्तेदार रक्सेड़ा गांव में आ गए थे, तो उन्होंने मेरे भाई साहब को, पिताजी को कहा कि तुम भी यहाँ आ जाओ। तो फिर हमने वो कैंसिलेशन करवा के उड़ाना वाली ज़मीन और रक्सेड़ा में ले ली। जी। हालांकि ये वो आबाद नहीं थी ज़मीन, बहुत बड़े बड़े झाऊ खड़े थे, जमुना का खादर था। और बंटवारे के टाइम भी तकरीबन ऐसे ही बंटवारा किया गया था कि जो जिस इलाके के थे वैसा ही उनको यहाँ का क्लाइमेट सूट करते हुए एरिया दिया जाए। मैं बड़ों से सुना करता था कि एक ईसर दास जी, वो कमिश्नर थे। जी। पहले ये लाहौर राजधानी होती थी, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर जालंधर रिकॉर्ड आ गया था, क्योंकि ये जॉइंट पंजाब था, एक ही पंजाब था जिसके 2 टुकड़े हुए। जी। और जालंधर हेड ऑफिस से सब अलॉटमेंट होती थी। तो और वो जो है एरिया को देख कर करते थे। जो रेतले इलाके के थे उनको हिसार दे दिया, जो नदी के किनारे के थे, जैसे हमारे पूर्वज दरिया उसके चनाब के किनारे थे, उनको यहाँ जमुना के नज़दीक दे दिया ताकि इनको दिक्कत भी ना बने और ज़मीन की कीमतें भी बनी रहें। जब आप इंडिया में आए तब कितनी उम्र आपकी थी और क्या हालात आपने उस वक्त देखे? मैं उस टाइम 6 साल का था, 7वें में लगा हुआ था। ज़्यादा सूझबूझ तो नहीं थी, लेकिन नज़ारा मेरे आँखों के सामने से निकल रहा था। हम जब अपने गांव से चले तो हमारा डेरा पहले जो है सबसे पहले पड़ाव जलालपुर पीरवाला में था, जो कि हमारी सब तहसील थी। और उसके बाद हमें लोधरे भेजा गया। लोधरा में जब हम आए तो वहाँ थोड़ा बहुत सामान हमारे साथ था, और गाड़ी में सवार होने से पहले उस सामान को जो है लुटेरों ने छीन लिया, क्योंकि वक्त ऐसा था, किसी के बस की बात नहीं थी, मिलिट्री के भी काबू की बात नहीं थी, या मोहम्मदन मिलिट्री थी तो उनकी इमदाद करती थी। कुल मिलाकर निज़ाम भी फेल हो चुका था, जिस कारण हम लुट खुट कर बाई ट्रेन पहुँचे थे। पूरा परिवार आपका पाकिस्तान से इंडिया पहुंचा या कुछ लोग वहां पर रह गए थे? ऐसा है कि हम जब वहाँ से चले, पहला पड़ाव जो हमारा जलालपुर पीर वाला था, वहाँ पर पहुँचे। मेरा भाई जिसकी उम्र करीब 17-18 साल थी, वो 9वीं क्लास में पढ़ता था वहाँ जलालपुर पीर वाला, क्योंकि गांव में तो छोटे छोटे स्कूल होते थे, प्राइमरी स्कूल ही था। तो जब वो वहाँ आया तो उसके दोस्त जो थे उसको मिले, और उन्होंने उसे कह दिया कि भाई ये तो थोड़े दिन में आ जाएंगे, तू क्या करेगा जाके। वो दोस्तों के बहकावे में आकर, हम एक हॉस्पिटल में ठहरे हुए थे, मेरे पिताजी हकीम थे और वो वहाँ के डॉक्टर से जान पहचान अच्छी थी, तो वो उस हॉस्पिटल से ही भाग गया और फिर हमें नहीं मिला। हालांकि पिताजी ने को जहाँ शक था वहाँ उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। शक क्या, वो एक पटवारी थे हमारे गांव में जो मौजा बेट केच के थे, वो उनके घर चला गया था। बाद में मिलिट्री को लेकर भी मेरे पिताजी वहाँ गए, मेरे भाई साहब गए, लेकिन वो वहाँ नहीं मिला। जिसका पता जब वो भाई का लगा, पत्राचार बाद में हुआ, तो ये लगा कि वो अनाज की कुठली में उसको छुपा दिया गया था। अनाज की कुठली में? हाँ जी। तो वो इस वजह से हमें वो नहीं मिला, कुठली को किसी ने देखा नहीं। तो मेरे माँ बाप रोते बिलखते वापस आ गए और हम इंडिया के लिए चल पड़े। आज जब आपके भाई वहाँ पाकिस्तान में अब जीवित हैं, और क्या बातचीत आपकी होती है? हाँ, ऐसा है कि वो जब वहाँ रह गए थे, वहाँ आने के जब हम इंडिया आ गए तो इंडिया आने के बाद मेरे बड़े भाई रामदयाल जी, वो उनको लेने के लिए फिर दोबारा एक किस्म का सिर पे कफन बांधकर गए थे, और उन्होंने जाकर मुल्तान डेरा लगा लिया था। और वो इस तलाश में रहते थे कि कोई उधर आने जाने वाला मिल जाए ताकि मैं भाई को बुला सकूं।
तो ये ऊँटों की वहाँ वो चलती थी, महार कह देते हैं। तो एक ऊँट वाले को उन्होंने एक दिन देखा और उसको चुपके से अपने पास बुलाया। एक पुल के नीचे, सड़क के पुल के नीचे अपना डेरा लगा रखा था। वो आया, मिले और उसको कहा कि मेरे भाई को बोल दो कि वो मुझे मिले। मैं हर शाम 4 बजे जो है दिल्ली दरवाज़े पर मिला करूँगा। मुल्तान में दरवाज़े थे, कोई लाहौरी दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, कश्मीर दरवाज़ा, इस तरीके के। जी। तो 3, 4, 5 दिन के बाद वो मेरा भाई मिलने आया। तो इन्होंने बहुत कहा, लेकिन वो कहने लगा मैं नहीं चलता, मैं आ जाऊँगा, तुम जाओ। तो अब भाई मैं ऐसे तो जाता नहीं, तो अपने हाथ की चिट्ठी लिख के दे। तो उसने चिट्ठी लिख कर दी कि मैं आ जाऊँगा, लेकिन वो नहीं आया। उसके बाद मेरे पिताजी ने गांव में जानने वाले मुसलमानों को कई चिट्ठियां लिखी और उससे पता चला। फिर उसने चिट्ठी हमारे पास लिखी। चिट्ठी लिखने पर हमारा पत्राचार चालू रहा और जो कि आज तक भी मेरे साथ चालू है। कभी आप मुड़ के पाकिस्तान गए इंडिया आने के बाद, या वहाँ से आपके भाई इंडिया में आए? हाँ, मैं तो नहीं गया, लेकिन मेरे भाई साहब पहली दफ़ा शायद सन 1982 में यहाँ आए थे। उनके साथ उनका एक लड़का और लड़की भी थे और वो 2 महीने के लिए यहाँ रहे थे। उनको यहाँ के हालात बहुत अच्छे लगे और बड़े खुश होकर गए। उसके बाद दोबारा वो 1986 में मैंने अपनी लड़की की शादी की थी, उसमें आए थे। तब भी बहुत अच्छी तरीके से रहे और मिलते जुलते रहे और मुझे भी कहते रहे कि आओ आओ हमारे सारे परिवार को। हमने जाने की कोशिश भी की। हमने सभी घर वालों ने अपने पासपोर्ट बनवाए, लेकिन हमें वीज़ा नहीं मिला। तो जब वीज़ा नहीं मिला तो हमने भी कोशिश छोड़ दी, इसलिए हम नहीं जा सके। तीसरी बार वो शायद सन 94-95 में आए थे। तब जिस मकान में मैं बैठा हूँ ये प्लाट था। हम गांव रखसेड़ा में थे, वो वहीं आया करते थे और वहीं मिला करते थे। तो उसके बाद वो चले गए, फिर कभी आना जाना नहीं हुआ। अब पत्राचार तो नहीं, लेकिन फ़ोन पे वीडियो कॉल हो जाती है मेरे भतीजों से भी, उनसे भी। उनको अब 94-95 साल उनकी उम्र है। को सुनाई कम देता है, दिखाई कम रहता। आम तौर पर ज़्यादातर वो बेड पर ही रहते हैं और जैसे मैं फ़ोन करता हूँ तो अगर वो नहीं पूरी तरह सुन पाते तो बच्चे उनको बता देते हैं। किस धर्म को वहाँ पर उन्होंने ग्रहण किया? आप यहाँ हिंदू धर्म में जी रहे हैं, वहाँ वो क्या हिंदू धर्म को ही वहाँ पर अपनाया उन्होंने? नहीं, वो जो है वहाँ मोहम्मदन बन चुके थे। उसको जो है वहाँ, क्योंकि पंजाब का बंटवारा हुआ था, बाकी का नहीं, वहाँ पर कि कोई भी हिंदू नहीं रह सकता था और हिंदू बनकर रहने पर उनको कोई पसंद भी ना करता और उनके लिए रहना दुर्लभ हो जाता। तो इसलिए उनको मोहम्मदन धर्म जो है इस्लाम अख्तियार करना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने एक जगह सर्विस की, पहले मिंट गुमरी में। वो शायद एक बताया करते थे जैसा कि कमिश्नर ऑफिस में उनके मुंशी थे। बाद में पटवार का कोर्स कर लिया था और वो पटवारी बने और पटवारी से ही रिटायर हुए। क्या लगता है, आप इंडिया में आए और आपके भाई पाकिस्तान में रह गए, वार्तालाप भी आपकी होती है, आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे जब आप इंडिया आए तो वो आपका फैसला सही था, आप इंडिया आए? देखिए, यहाँ आना फैसला सही था, क्योंकि पहले हमारे विचार में ये बना रहता था, हमारे बड़े बताते हैं कि चंद रोज़ में हमें भी वापस आना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस मिट्टी से जुड़े हुए थे। ये ठीक है कि यादें वहाँ की बनी रही और बाकी जो फैसला ये हुआ ये तो सरकार के नियमों के अनुसार हुआ, ठीक हुआ या गलत हुआ। लेकिन आने के बाद हमने काफ़ी मुसीबतें सही,
काफ़ी जोखिमों से गुजरना पड़ा, गरीबी भी बहुत थी। यहाँ तक कि मेरे पास सन 1968 तक 68 में बना लिया था, घर की छत नहीं थी, मैं दूसरे के ही मकान में रह रहा था। तो फिर आपने यहाँ पे एजुकेशन पूरी की अपनी, यहीं से आपकी पूरी एजुकेशन इंडिया में ही? हाँ, मैं पहले जब हम उरलाना ठहरे तो चौथी जमात प्राइमरी मैंने वहाँ से की। उसके बाद मैंने यहीं पानीपत के ही आटा गांव से मैट्रिक की और फिर जेबीटी की करनाल से, और मैं टीचर लगा सन 1961 में। और मेरी उस टाइम तनख्वाह जो थी 60-40 5 80 5 120 के ग्रेड में थी, यानी 60 रुपये बेसिक पे थी और 40 रुपये उस पर महंगाई मिलती थी। 100 रुपये साल की तरक्की 4 रुपये थी। मेरे पिताजी का देहांत 13 जनवरी 1966 को हो गया था। उसके बाद घर की जिम्मेवारी, क्योंकि बड़े भाई अलग रहते थे, मैं माता जी के साथ था, वो मेरे पर आन पड़ी थी और जिसको बाखूबी निभाया। हालांकि सिर पर बोझ काफ़ी थे, मालिक ने धीरे धीरे सारे ख़त्म किए और आज मैं उस परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ जिसने, और माता जी का भी, जिन्होंने मुझे ढाढ़स बंधाए रखा और हर तरह से मुझे इस हालत, गरीबी की हालत में भी टिके रहने की इमदाद की। और आज मैं सभी तरह से संतुष्ट हूँ और किसी किस्म की कमी नहीं है। रिटायरमेंट जब आपकी हुई तब कितनी सैलरी थी आपकी? रिटायरमेंट के टाइम कुल मिलाकर मुझे 12,000 मिलते थे, आधी पेंशन बनी 6,000 रुपये, और आज के दिन मेरी पेंशन 49,000 है। स्कूल में क्या पढ़ाते थे आप? मैं प्राइमरी टीचर होने के नाते, जेबीटी टीचर होने के नाते सभी सब्जेक्ट पढ़ाता था, बल्कि हमें 8वीं तक भी सब्जेक्ट कोई भी दे दिया जाता था जिसके लिए हम सक्षम होते थे। परिवार में कौन कौन है आपके? इस टाइम परिवार में हम जैसे 2 भाई यहाँ आए थे। बड़े भाई 1972 में एक्सपायर हो गए थे और उनका एक बेटा, उनकी भी 2 शादियाँ हुई थी। बड़ा बेटा उनका जो पहली घरवाली से था वो 2 महीने का था। सन 1951 में उसका 50 में जन्म हुआ और दिसंबर में, जनवरी फरवरी में मेरी भाभी की डेथ हो गई थी, तो वो दादी ने पाला था, वो मेरे साथ ही रहता था। वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो, उसकी सर्विस लग गई थी और आजकल वो चंडीगढ़ में ही जो है रहता है और वो सेक्रेटरी टू मिनिस्टर रिटायर है। आपके 2 बेटे हैं? हाँ जी, मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा एयरफोर्स में था जो 15 साल सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट लेकर घर आ गया था। उसने सिविल में ज्वाइन नहीं किया कहीं। हमारी एक दुकान जो कि अनाज मंडी में है, वो वहाँ दुकान कर रहा है और काम ठीक चल रहा है। छोटा बेटा जो है वो BLDA पशुपालन विभाग में है। हमारा एक प्लाट था पानीपत में, वो वहाँ रह रहा है। आप बता रहे थे कि जब आप पाकिस्तान से आए तो सब लूट लिया गया था आपसे, कोई ताबीज़ में आप कुछ लेकर आए थे, वो क्या था? वो ऐसा है कि जब पाकिस्तान से चले, पहले तो ज़्यादा सामान हम उठा नहीं सके। जो टूम वगैरह थी, हमारे पिताजी ने एक वहाँ के, शायद अल्लाह वसाया नाम बताते थे, हकीम थे वो, वहाँ उनके मित्र थे, मेरे पिताजी भी हकीम थे, उनको दे दी थी कि अगर हम वापस आएंगे तो ले लेंगे या हमारा कोई आदमी आएगा तो ले जाएगा। वो वहाँ छोड़ दी थी। बाकी कुछ कपड़े वगैरह और जो नकदी वगैरह लेकर चले थे वो हमारे पास थी। मेरे पिताजी ने 100 रुपये मेरे गले में एक तबीजी बनाकर डाल दिए थे। जैसे हम लोधरा पहुँचे तो वो हमारे बलवे में, जिसको बलवा लड़ाई कह लो, झगड़ा कह लो, उसमें वो छीन लिए गए। बाकी पैसे वो 100 रुपये ही बचे थे जिसको लेकर हम भारत में आए थे। कैसा लगता है कि जब सब कुछ छोड़कर आना पड़ता है तो
दिल में कैसी चीज़ें उस टाइम पे आती होंगी, अब कैसा लगता है? देखो, उस टाइम मुझे तो वैसे इतना वो नहीं था, क्योंकि हम एक नज़ारा देख रहे थे। ये सारी यादें पिताजी के साथ और वो भाई साहब के साथ पाकिस्तान रहने वालों के, ये सारी यादें ताज़ा होती रही। और वो जैसे वो नक्शा घूमता था, उसको सकारात्मक रूप मिलता रहा। तो काफ़ी जब सुनते थे, कानों की बालियां छीन लेना, औरतों की वो करना, इज़्ज़त लूट लेना। एक जगह हमारा कैंप लगा था म्यानी गांव में, जो हमारे गांव के पड़ोस में था, गुआंड में था। वहाँ हमारा कैंप लगना, फिर वहाँ पर ऐसा हुआ, माड़ी यानी हेली, जैसे ऊपर 2 मंजिली पर इस तरीके से वो माड़ियाँ बोलते थे, उसमें हमारे वो थे। औरतों को एक बड़े बड़े से 2-4 कमरों में रखा हुआ था लोगों ने, हमारे बड़ों ने, और मर्द एक साइड में थे। कुछ आदमी जो थे बंदूकें और हथियार लेकर चारों तरफ पहरा दे रहे थे कि अगर मुसलमान बलवा डाल देते हैं, लूट खसूट करते हैं, तो वो उनका मुकाबला कर सकें। और इधर जो थे, मिट्टी के तेल के कनस्तर औरतों को दिए हुए थे कि अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो आपने सती हो जाना है। तो ऐसे हालात थे। बाद में मिलिट्री आई और वो निकाल कर ले गई थी, और जगह जगह जैसे जैसे पड़ाव लगते रहे हम आए। रास्ते में अगर किसी के पास कुछ था तो गाड़ियों में स्टेशन पर जैसे एंट्री हुई, मुसलमानों ने लूट लिया। तो अब इंडिया में रहकर बहुत खुश हैं आप? अब आज पाकिस्तान में होते तो आज ज़िंदगी कुछ अलग तो होती। चलो ठीक है कि वो कल्चर याद आता रहा, वहाँ के रहन सहन सब चीज़। बल्कि हमारे लोग जो थे पढ़े लिखे थे, एडवांस थे, उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होकर फिर से नया जीवन चालू किया। और आज मेरे ख्याल में, वैसे तो भाग्य की बात है, लेकिन खुशहाल हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि यहाँ हमने आकर देखा कि जो पसमानदा जातियाँ हैं, SC BC, इनको आज तक भी सरकारी एड मिल रही है, और हमारे लोगों को ये नहीं मिली। इसके लिए हम सरकार के शुक्रगुजार हैं। अगर ये हमें भी इसी तरीके से एड देते तो शायद हम पंगु बने रहते, अपने पैरों पर खड़े ना हो सकते। हमने मेहनत की, हमारे लोगों ने, किसी ने मजदूरी की, किसी ने जो भी छोटे से छोटा काम था वो भी किया, किसी काम से गुरेज नहीं किया। तो इसी वजह है कि वो आज अपने आप में सक्षम है। आपने 2 देशों को जिया, भारत और पाकिस्तान। आज भारत और पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो दोनों ही देश एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं, और जो है हमेशा से जो रिश्ते हैं वो थोड़े नाजुक बने रहते हैं। तो क्या लगता है आपको, आपने दोनों देशों को जिया है, कैसी सिचुएशन आपको लगती है? क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है? उस वक्त तो लोगों में एक हिंदू धर्म की वो फैली हुई थी, लेकिन लोगों का कोई दोष नहीं था, दोष था सरकारों का। ये जो बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर हुआ, जो कि गलत था। किंतु अब जो बाद में हुआ, वहाँ के लोग भी हमें चाहते हैं और हमारे लोग भी उन्हें चाहते हैं, लेकिन ये सरकारों की वजह से, राजनीति की वजह से ये मेल नहीं हो रहा। बाकी वहाँ रहन सहन ठीक ही है, हमारे जैसा तो है नहीं, जो इंडिया का है वो तो है नहीं। यहाँ के लोग ज़्यादा खुशहाल हैं, वहाँ गरीब ज़्यादा है, अमीर कम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्याम दयाल से हमने खास बातचीत की और 2 देशों के टॉपिक पर भी जो है हमने बातचीत की, क्या क्या उनके अनुभव रहे, क्या क्या वहाँ पर इन्होंने देखा। जो गदर हुआ था वो गदर हमने आपको रूबरू करवाया, क्या कुछ वहाँ पर हुआ था वो सब इन्होंने, जितना इन्होंने अपनी आंखों से देखा वो भी बताया, और जो इनके बुजुर्ग थे, जो इनके पिताजी थे, जो इनको बताते थे, वो सारी चीज़ें भी इन्होंने हमारे साथ शेयर की। और इंडिया में आके इन्होंने अपनी एजुकेशन की और यहाँ पर आकर मास्टर की नौकरी की, JBT की, और जो है बच्चों को पढ़ाते थे। 100 रुपये की नौकरी से इन्होंने अपने जीवन की नौकरी शुरुआत की, और जो है 12,000 रुपये की पेंशन पे ये रिटायर्ड हुए। और जो है उसके बाद अब इनको सरकार की तरफ से 49,000 यानी 50,000 के आसपास जो है अब पेंशन मिल रही है। और इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि यहाँ की ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल है
पाकिस्तान में गरीबी है, तनाव है, दिक्कतें हैं। हालांकि इनके भाई वहाँ पर रहते हैं और बातचीत भी होती है। वो यहाँ पर इंडिया में आए, इन्होंने भी जाने की सोची लेकिन वीज़ा नहीं मिल पाया, तो जिससे इंडिया में हैं, बच्चे हैं, खुशहाल यहाँ पर रह रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।